हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 7 म्यूचुअल फंड्स का पार्ट 3 बना रहे हैं और इसमें जो है हम अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो जो यहाँ जो है इस वीडियो में हम कहाँ से शुरू करेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज अ फंड ऑफर डॉक्यूमेंट। तो फंड ऑफर डॉक्यूमेंट से जो है हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये वाली वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही। तो आप परेशान मत होना, नोट्स पूरे बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसलिए बना लिए हैं मैंने सारे फैक्टर्स, उसमें अच्छे से लिख दिए हैं, हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो नोट्स के लिए परेशान मत होना, वो मैं आपको इजीली प्रोवाइड करा दूंगी। तो अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज ऑफर डॉक्यूमेंट, तो व्हाट इज अ फंड ऑफर डॉक्यूमेंट, तो इसे भी पढ़ लेते हैं। यहाँ में दे रखा है अ फंड ऑफर डॉक्यूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट दैट ऑफर यू ऑल द इंफॉर्मेशन यू कुड पॉसिबली नीड about a particular scheme and the fund launching that scheme. That way before you put in your money you are well aware of the risk act involved. This has to be designed in accordance with the guidelines stipulated by SEBI and the prospectus must disclose details about. यानी कि जो हमारा फंड ऑफर डॉक्यूमेंट है, ऑफर डॉक्यूमेंट हमने पहले भी पढ़ रखे हैं अपने चैप्टर्स में, 3 या 4 चैप्टर में हमने पढ़ा था ऑफर डॉक्यूमेंट। तो जो फंड ऑफर डॉक्यूमेंट है ये हमारे इस टाइप का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होती है, हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें बता रखी है। यानी कि एक इन्वेस्टर को जो भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन एक चाहिए होती है किसी भी स्कीम में, किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के लिए, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, अगर इन्वेस्टर को किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि रिस्क रिलेटेड और कितना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, कितना रिटर्न मिलेगा, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी फंड ऑफर डॉक्यूमेंट में हमें प्रोवाइड करी जाती है। और जो है, और ये क्या है, ये जो है यानी कि कोई भी इन्वेस्टर अपना पहले पैसा इन्वेस्ट करने से पहले वो क्या कर सकता है, वो एक वेल अवेयर रहेगा, यानी कि उसे पहले से पता होगा, वो अवेयर होगा इस चीज़ का कि उसकी इन्वेस्टमेंट में, उसकी सिक्योरिटी में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, यानी कि कितना ज़्यादा खतरा है कि उसका पैसा डूब सकता है, कितना ज़्यादा पैसा उसका इंक्रीज हो सकता है। तो उससे रिलेटेड सारा रिस्क और सारी इन्फॉर्मेशन जो है इन्वेस्ट करने से पहले अपना पैसा इन्वेस्टर को पहले ही पता रहती है। तो इसमें क्या है, एक प्रोस्पेक्टस भी हमें मिलता है। हम कह सकते हैं कि फंड ऑफर डॉक्यूमेंट एक प्रोस्पेक्टस की तरह होता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, मेरा डॉक्यूमेंट्स जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो फंड ऑफर डॉक्यूमेंट है वो क्या करते हैं, सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, जो है वो अपनी डिटेल्स को डिस्क्लोज करते हैं। डिटेल्स कौन कौन सी डिस्क्लोज करते हैं, कौन कौन सी डिटेल्स बताते हैं, वो हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो जो हमारा फंड ऑफर डॉक्यूमेंट का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें कौन कौन सी डिटेल्स इन्वेस्टर को बताई जाती हैं, तो वो सारे हमें यहाँ पे फैक्टर्स दे रखे हैं। एक है हमारा, फर्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये जो हम इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, ये इन्वेस्टर को बताया जाता है। दूसरा, रिस्क फैक्टर एंड स्पेशल कंसिडरेशन, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर करेगा अब उसमें रिस्क फैक्टर कितना है, यानी कि उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उस सिक्योरिटी से रिलेटेड जो रिस्क है वो भी हम इन्वेस्टर को बता देते हैं अपने प्रोस्पेक्टस में ही। समरी ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट में कितना खर्चा आने वाला है, यानी कि कितना पैसा हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो उसकी सारी समरी दी होती है कि यहाँ पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, तो वो पूरा एक्सप्लेन किया होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फंड, यानी कि जो फंड, जो पैसा इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे प्रोस्पेक्टस में हमें एक्सप्लेन की होती है। आगे हमें दिया है गाइडलाइंस ऑन हाउ टू इन्वेस्ट, यानी कि इस प्रोस्पेक्टस में, इस डॉक्यूमेंट में ये भी बता रखा है कि क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने की गाइडलाइंस दे रखी हैं कि किस किस तरीके से इन्वेस्टर को जो है वो इस सिक्योरिटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। ऑर्गेनाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि कैपिटल यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल होता है हमारा मनी, पैसा। तो हमारा जो पैसा है वो किस तरह से जो है म्यूचुअल फंड्स की कंपनी किस तरह से यूज करेगी और हमें रिटर्न किस तरह से मिलने वाला है। तो जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है म्यूचुअल फंड्स की, वो पैसे को किस तरह से यूज करने वाली है उसका पूरा स्ट्रक्चर हमें इन्फॉर्म करके हमें एक डॉक्यूमेंट में लिख के दिया जाता है। और हमें दे रखा है
टैक्स प्रोविजंस रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा उसमें जो टैक्स लगने वाला है, यानी कि जो भी टैक्स प्रोविजंस है, यानी कि अब फ्री में तो सारा काम होगा नहीं, हर चीज पे टैक्स लगता है। तो जो हमारे ट्रांजैक्शन जो हम करेंगे, किसी को बेचना कोई सिक्योरिटी या किसी से कोई सिक्योरिटी खरीदना, उसमें जो टैक्स लगने वाला है उसका भी इसमें उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। और लास्ट फैक्टर है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारे पैसे से रिलेटेड जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो भी हमें मेरे प्रोस्पेक्टस में गिवन होती है। तो ये हमारे सारे कंप्लीट हो गए। अब हमें देखा हमारा नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज एक्टिव फंड मैनेजमेंट। तो इसे यहाँ पे देख लेते हैं एक्टिव फंड मैनेजमेंट क्या होती है। व्हेन इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द फंड आर एट द डिस्क्रिशन ऑफ अ फंड मैनेजर एंड he or she decided which company, instrument or class of asset the fund should be invested in based on research, analysis, market news, etc. Such a fund is called an actively managed fund। यानी कि एक्टिव फंड मैनेजमेंट क्या होता है, इस इन्वेस्टमेंट में जो है वो इन्वेस्टर सारी चीजें नहीं देखता। इस इन्वेस्टमेंट में जो है जो सारे डिसीजंस होता है वो कौन लेता है, फंड मैनेजर। यानी कि जो फंड मैनेजर है वो सारे डिसीजंस लेगा, यानी कि वो सब कुछ पहले चेक करेगा किसी एक कंपनी के। अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इन्वेस्टर बता देगा कि मुझे इस सेक्टर में यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो उस सेक्टर का जो फंड मैनेजर होगा वो क्या करेगा, एक कंपनी के बारे में सारा रिसर्च करेगा, एनालाइज करेगा, यानी कि सब कुछ जानेगा, पहचानेगा सब कुछ सही है या कुछ गलत है, फिर मार्केट न्यूज लेगा एक्सेट्रा, और जो चीजें हैं वो सारी भी रिसर्च इन्फॉर्मेशन करेगा। और उसके बाद फंड मैनेजर क्या करेगा, उसके बाद इन्वेस्टर से पैसा लेके उससे उस कंपनी में क्या करता है, उसका पैसा इन्वेस्ट करता है, उस क्लास ऑफ असेट में जो है पैसा इन्वेस्ट करता है। तो जब फंड मैनेजर की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा एक्टिवली मैनेज फंड। The fund buys and sells security actively based on the change prescriptions of investment from time to time. Based on the classification of shares with different characteristics, active investment managers construct different portfolios. Two basic investment styles are prevalent among the mutual funds are growth investing and value investing. तो अब ये जो हमारा एक्टिव फंड मैनेजमेंट है, इसमें जो हमारा फंड मैनेजर है ये क्या करता है, इन्वेस्टर के बेसिस पे इन्वेस्ट करता है, क्योंकि सारे रिसर्च, एनालाइज, मार्केट न्यूज जो है वो फंड मैनेजर चेक करता है। तो इसके बेसिस पे अब जो है हमें दो क्लासिफिकेशन यहाँ पे दे रखे हैं। दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है ग्रोथ इन्वेस्टिंग और दूसरी होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो ये यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज टू ऑब्टेन कैपिटल एप्रिसिएशन। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में क्या होता है, हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न होता है। तो जब भी कोई इंसान इक्विटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन पर्पस होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि अपने पैसे को बढ़ाना। तो अब ये जो है ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल, इसमें हम क्या करते हैं, इक्विटी, किसी भी कंपनी की इक्विटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। अ ग्रोथ मैनेजर लुक फॉर कंपनीज दैट आर एक्सपेक्टेड टू गिव अबव एवरेज अर्निंग ग्रोथ वेयर द मैनेजर फील दैट the earning prospects are therefore the stock price in future will be even higher. Identifying such growth sector is the challenge before the growth investing manager. अब देखो ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या होता है, इसमें हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इक्विटी में हम किसी भी कंपनी की ऐसी इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, इसमें जो है अब ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा फंड मैनेजर जरूर आएगा। तो फंड मैनेजर क्या करता है, वो एक ऐसी कंपनी को ढूंढता है जिसमें क्या हो, जो एक अबव एवरेज अर्निंग दे रहा हो। ऐसा ना हो कि वो थोड़े लॉस में चल रही हो कंपनी, वो ऐसी कंपनी ढूंढेगा जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो। तो वो फंड मैनेजर है, जब एक ऐसी कंपनी ढूंढ लेता है तो उसके बाद वो इन्वेस्टर को बताता है और उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्ट कराता है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि अब ग्रोथ सेक्टर, अब देखो जो फंड मैनेजर है उसे कंपनी तो ढूंढनी है, लेकिन कंपनी ढूंढने से पहले उसे एक सेक्टर भी तो ढूंढना है ना, कि अब वो कौन से सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाला है। जैसे अब जो फार्मेसी का सेक्टर है, जिसमें मेडिकल जो सेक्टर है हमारा, अभी उसमें ज़्यादा क्या है, फ़ायदा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है और कोरोना की वजह से तो और ज़्यादा परेशानी है। तो अब जो हमारी जो मेडिकल सेक्टर है इसमें लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो किसी भी कंपनी से इन्वेस्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, उसके सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं कि कौन सा सेक्टर
अभी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। अभी जो हमारे टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर है वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, और जो फार्मेसी का सेक्टर है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो हम ऐसे सेक्टर ढूंढने के बाद किसी कंपनी में जो है वो फंड मैनेजर ढूंढेगा कि कौन सी कंपनी ज़्यादा फायदेमंद है और हमारे जो इन्वेस्टर है उसे कौन सी कंपनी में ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल में क्या होता है, एक फंड मैनेजर एक अच्छी सी कंपनी ढूंढता है जिसका क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, और उसकी इक्विटीज में क्या करता है, इक्विटी शेयर्स में जो है इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, और कैपिटल एप्रिसिएशन इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड हमें दे रखा है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल। अब वैल्यू मैनेजर लुक to buy companies that they believed are currently undervalued in the market but whose worth they estimate will be recognized in the market valuation eventually। यानी कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल में क्या था कि एक ऐसी कंपनी जो अभी प्रॉफिट कमा रही हो तो उसमें इन्वेस्ट करेगा। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो होता है ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें इसमें फंड मैनेजर क्या करेगा, ऐसी कंपनी को ढूंढेगा, एक वैल्यू मैनेजर, एक मैनेजर जो है वो ऐसी कंपनी को ढूंढता है जिसकी करंट वैल्यू जो है वो कम है, यानी कि अभी उस जो कंपनी है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, इतना प्रॉफिट वो कंपनी अभी नहीं कमा रही, लेकिन जो है टाइम के साथ साथ वो कंपनी क्या हो ज़्यादा ग्रो करने वाली हो, ऐसा हमें लग रहा है। तो ऐसी कंपनी जो है वो इन्वेस्टर ढूंढता है, फंड मैनेजर ढूंढता है। तो वो हमारा वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्लान है, यानी कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। यानी कि जब एक कंपनी अभी तो क्या है अंडर वैल्यू है, अभी उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, वो कंपनी अभी इतना प्रॉफिट नहीं कमा रही, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, वो इवेंचुअली मार्केट वैल्यूएशन जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो ये हमारा व्हाट इज फंड मैनेजमेंट था, ये हमने कंप्लीट कर लिया, एक्टिव फंड मैनेजमेंट। अब जो है हमारा व्हाट इज पैसिव फंड मैनेजमेंट, और उसके बाद जो हमारा एक लास्ट टॉपिक है वो हम कवर कर लेंगे और हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो व्हाट इज पैसिव फंड मैनेजमेंट, इसे भी हम पढ़ लेते हैं। When an investor invests in an actively managed mutual fund, he or she leaves the decision investing to the fund manager. The fund manager is the decision maker as to which company instrument to invest in. Sometimes such decision may be right, rewarding the investor handsomely. However, chances are that the decision might go wrong and may not be right all the time, which can lead to substantial losses for the investor. There are mutual funds that offer index funds whose objective is to equal the return given by a select market index. Such funds follow a passive investing style. They do not analyze companies market economic factor and then narrow down on stock to invest in. अब देखो यहाँ पे इतना बड़ा हमने पढ़ लिया, इसका मतलब समझ लेते हैं। अब देखो जो इन्वेस्टर होता है अगर वो क्या करता है एक्टिवली फंड मैनेजमेंट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो क्या करेगा, इन जो डिसीजन है वो किस पे लीव कर देगा, किस पे छोड़ देगा, फंड मैनेजर पे छोड़ देगा। क्योंकि फंड मैनेजर ही क्या करता है, एनालाइज करता है, रिसर्च करता है, मार्केट न्यूज़ देखता है किसी कंपनी से रिलेटेड। तो अगर हम एक्टिवली फंड मैनेजमेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो जो फंड मैनेजर है वो डिसीजन लेगा इन्वेस्टर के बिहाफ पर। और जो है कभी कभार क्या होता है, वो जो कंपनीज में जो फंड मैनेजर है जो इन्वेस्टर को बोल देता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, तो कभी कभार वो डिसीजंस क्या होता है, सही होता है और बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है, बहुत अच्छे निकलते हैं इन्वेस्टर के लिए। लेकिन ज़रूरत नहीं ना कि हर बार जो फंड मैनेजर बोले वो सही ही हो। तो कभी कभार क्या होता है, कभी कभार वो डिसीजन गलत हो जाता है और कभी कभार क्या होता है, लॉस जो है वो इन्वेस्टर को झेलना पड़ता है। लेकिन जो हमारा पैसिव फंड मैनेजमेंट है, अब एक्टिव फंड मैनेजमेंट में हमारा फंड मैनेजर का रोल था, तो पैसिव फंड मैनेजमेंट में क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, फंड मैनेजर का रोल ही नहीं होता, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम करने वाला है वो डायरेक्ट इन्वेस्टर ही करेगा। और इसमें जो है जो इन्वेस्टर है वो ना तो किसी कंपनी को एनालाइज करता, ना किसी मार्केट को देखता, ना इकोनॉमिक फैक्टर्स में बिलीव करता। वो क्या करता है, एक जो क्या है वो एक स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। यानी कि जो एक इंडेक्स फंड होता है ना, कि पूरे इंडेक्स को देखकर इंडेक्स के बिहाफ पर क्या करेगा, वो किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देगा। कि अगर इंडेक्स अप जा रहा है यानी कि मार्केट वैल्यू अच्छी चल रही है तो वो इंडेक्स फंड को देख के क्या करेगा, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता है। तो ये करता है, इंस्टेड दे प्रेफर टू इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक दैट रिफ्लेक्ट अ मार्केट इंडेक्स सच एज निफ्टी इंडेक्स। मैंने अभी भी बताया कि ये किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को देखकर, कंपनी के बारे में देखकर और किसी एक मार्केट को सर्च करके, इकोनॉमिक फैक्टर देख के इन्वेस्ट नहीं करते पैसिव फंड मैनेजमेंट वाले।
ये क्या करते हैं, ये प्रेफर करते हैं किसी भी एक स्टॉक के पोर्टफोलियो को प्रेफर देखना, यानी कि किसी भी एक स्टॉक के पोर्टफोलियो को चेक करके क्या करते हैं, जो क्या कर रहा हूँ मार्केट इंडेक्स को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि अगर मार्केट की वैल्यू अप चल रही होगी तो इंडेक्स में भी वही रिफ्लेक्ट होगा, इंडेक्स में भी वही बताया जाएगा। तो जो पैसिव फंड मैनेजर होते हैं, यानी कि जो पैसिव फंड मैनेजमेंट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो एक स्टॉक के पोर्टफोलियो को देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब जो मार्केट इंडेक्स है उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे निफ्टी इंडेक्स में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। द रिटर्न्स जनरेटेड बाय द इंडेक्स आर द रिटर्न्स गिवन बाय द फंड। नो अटेम्प्ट इज मेड टू try and beat the index. Research has shown the most fund managers are unable to constantly beat the market index year after year. Also, it is not possible to identify which fund will beat the market index. Therefore, there is an element of going wrong in selecting a fund to invest in. This has led to huge interest in passively. आगे हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, यहाँ तक देख लेते हैं। यहाँ पे मैं दे रखा है कि जो पैसिव फंड मैनेजमेंट के इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट एक इंडेक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि इसमें क्या होता है, द रिटर्न्स जनरेटेड बाय द इंडेक्स, यहाँ देखो द रिटर्न्स जनरेटेड बाय द इंडेक्स आर द रिटर्न्स गिवन टू द फंड, यानी कि जो रिटर्न अब पूरे के पूरे इंडेक्स ने बनाया है, जो पूरे के पूरे, क्योंकि हमने एक इंडेक्स में, निफ्टी इंडेक्स में अगर हमने इन्वेस्ट किया तो जो रिटर्न पूरे के पूरे इंडेक्स में क्या होता है, अलग अलग स्टॉक्स होते हैं, तो पूरे जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें जो रिटर्न जनरेट हुआ है वो क्या होगा, वो जो हमारा एक जो हमारा इन्वेस्टर है उसने पूरे निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट किया था, तो अब जो है जितना रिटर्न उन्हें एक इंडेक्स में मिला वही रिटर्न क्या होगा जो हमारा इन्वेस्टर है उसे भी मिलता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो है इन्वेस्टर को ज्यादा बेनिफिट होता है। तो अब देखो किसी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इतना दम नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी इतना रिटर्न हमें नहीं दे सकती जितना एक पर्टिकुलर इंडेक्स दे सकता है। तो इसलिए क्या है, जो फंड मैनेजर जो इन्वेस्ट करता है वो क्या है, अनकैपेबल है, इतना ज़्यादा रिटर्न वो हमें प्रोवाइड नहीं करा सकते जितना हमें एक मार्केट इंडेक्स प्रोवाइड करा सकता है। तो अब बाकी का बचाव हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर लेते हैं। और वैसे हम देख लेते हैं कि पैसिव फंड मैनेजर में अगर देखा जाए तो बेसिक क्या है कि इसमें जो है वो फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होता है, इसमें हम खुद ही क्या करते हैं, एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स यानी कि एक इंडेक्स में क्या करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और एक्टिव फंड मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, जो फंड मैनेजर है वो एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। अब बाकी का बच्चों हम नेक्स्ट पे से स्टार्ट करते हैं। पैसिव फंड मैनेजमेंट में से रिलेटेड एक बेसिक चीज और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडेक्स फंड्स होल्ड अ डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ सिक्योरिटी। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स में तो सीधी सी बात है बहुत सारी सिक्योरिटीज होंगी, तो इंडेक्स फंड में क्या होता है, एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज जो है वो हमें प्रोवाइड होती हैं। तो जो हमारा जो पैसिव फंड मैनेजमेंट है इसमें अगर आपको लिखने के लिए आए तो इसमें क्या क्या आपको लिखना है, जो इंपॉर्टेंट है कि इसमें फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होता, ऊपर से जो इन्वेस्टर है वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को देख के इन्वेस्ट नहीं करता, ये पूरे के पूरे क्या होता है, स्टॉक इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करता है। जैसे कि हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है उसमें ही क्या करते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं। और जो इंडेक्स फंड होता है इसमें क्या होता है, डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज होते हैं, कि इसमें अलग अलग पूरे इंडेक्स में क्या होंगे, बहुत सारी तरह की जो सिक्योरिटीज है वो हमें प्रोवाइड होती है। और जो जो हमारा इंडेक्स है वो हमें क्या करता है, एक ज्यादा हाई रिटर्न प्रोवाइड कराता है एज कंपेयर टू किसी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में। जैसे हम एक्टिव फंड मैनेजमेंट में जो हम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे उसका जो रिटर्न होगा वो इंडेक्स फंड से क्या होगा, कम होगा। तो यही बस हमें पैसिव फंड मैनेजमेंट में लिखना है। और उसमें जो ऊपर की 2-4 लाइन थी वो तो एक्टिव फंड मैनेजमेंट की थी, तो बाकी हमारा क्या हो गया, पैसिव फंड मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज एन ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ की फुल फॉर्म होती है हमारी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो ये फुल फॉर्म भी आप याद कर लेना। और जो हमारी एक एएमसी वाली थी वो थी हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो अब देखो ईटीएफ क्या है, ईटीएफ हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब जो हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं ये हमारा कोई म्यूचुअल फंड्स नहीं होता है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ रहे हैं ताकि हम डिफरेंस यहाँ पे पता कर पाए। तो जो हमारा ईटीएफ है ये म्यूचुअल फंड्स में नहीं आता है।
तो देखो, think of an exchange traded fund as a mutual funds like trade like a stock, just like an index fund. An ETF represent a basket of stocks that reflect an index such as Nifty. An ETF however is not a mutual fund. तो आप देखो यहाँ पे हम बता रखा है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ETF जो हमारा, अगर आप ऐसा सोचते हैं, थिंक करते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है, म्यूचुअल फंड्स की तरह है जो स्टॉक की तरह क्या करता है, ट्रेड करता है, तो ऐसा नहीं है। ETF जो है वो बास्केट ऑफ स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अब इंडेक्स क्या करता है, बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो ETF है वो बास्केट ऑफ स्टॉक्स, यानी कि अलग अलग तरीके के जो स्टॉक्स हैं उन्हें ETF रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कौन सा देगा, और रिफ्लेक्ट करता है इंडेक्स सच एज निफ्टी इंडेक्स को ये रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो जो ETF है वो एक म्यूचुअल फंड नहीं है। ETF इज नॉट अ म्यूचुअल फंड, इट ट्रेड जस्ट लाइक एन अनदर कंपनी ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। ETF एक म्यूचुअल फंड तो नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, ETF जो है वो किस तरह से काम करता है, वो एक कंपनी के बेसिस पे काम करता है जो स्टॉक एक्सचेंज में चल रही है, यानी कि इट ट्रेड जस्ट लाइक एन अनदर कंपनी ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि कंपनी एक कॉर्पोरेट की तरह क्या करता है, काम करता है, ना कि एक म्यूचुअल फंड की तरह। अनलाइक अ म्यूचुअल फंड दैट इट हैज its net asset value NAV calculated at the end of each trading day, and ETF price changes throughout the day fluctuating with supply and demands. तो अब देखो, अब जो हमारा म्यूचुअल फंड्स है उसकी जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड होती है, नेव पे। और नेव कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एंड ऑफ द डे, यानी कि पूरा दिन खत्म होने के बाद जो नेट एसेट वैल्यू आ रही है वो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, उसे हम कैलकुलेट करेंगे पूरा दिन खत्म होने के बाद। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड का प्राइस डिसाइड होता है, नेव। लेकिन जो है ETF तो म्यूचुअल फंड नहीं है, तो इसका प्राइस क्या होता है, इसका प्राइस पूरे दिन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहता है, फ्लक्चुएट रहता है, सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे क्या करा जाता है, इसका प्राइस डिसाइड ही रहता है। यानी कि कितने ETF की सप्लाई हो रही है, कितने ETF हमारे खरीदे जा रहे हैं, कितने बेचे जा रहे हैं, कितनों की डिमांड है, उसके बेसिस पे क्या होता है, इसका प्राइस जो है वो चेंज होता रहता है और प्राइस को हम कैलकुलेट करते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट वाइल ETF attempt to replicate the return on index, there is no guarantee that they will do so exactly. By owning an ETF, you get the diversification of an index fund plus the flexibility of a stock. Because ETF trade like stock, you can short sell them, buy them on margin and purchase as little as 1 share. अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, जो हमारा ETF है, जब हम इसे क्या करते हैं, इसे हम खरीदते हैं, तो इसमें क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडेक्स फंड होता है और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टॉक्स होती है। क्योंकि ETF किसको रिफ्लेक्ट करता है, निफ्टी इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करता है, और इसमें अलग अलग तरह के स्टॉक्स भी होते हैं। तो इसलिए अगर कोई इंसान ETF में इन्वेस्ट करता है, ETF को परचेज करता है, तो उसमें जो है वो बहुत अलग अलग तरीके के इंडेक्स फंड्स जो हमें मिलेंगे, और बहुत सारे जो स्टॉक्स है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टॉक्स भी हमें प्रोवाइड होंगे, यानी कि अलग अलग तरीके के स्टॉक्स भी हमें क्या होता है, प्रोवाइड होते हैं। तो ETF क्या करता है, एक स्टॉक की तरह ट्रेड करता है, एक स्टॉक की तरह काम करता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम में भी क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर टाइम के लिए इक्विटी शेयर्स की तरह लंबे टाइम तक हमें इन्हें रखना पड़ेगा, हम चाहे तो इन्हें आज खरीद के 10 दिन बाद भी बेच सकते हैं। शॉर्ट टाइम में क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और इन्हें एक मार्जिन पे, एक पर्टिकुलर मार्जिन पे क्या कर सकते हैं, इन्हें खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं एज लिटल एज 1 शेयर। जैसा एक शेयर का जो प्राइस होता है उसी की तरह हम क्या कर सकते हैं, एक ETF का भी प्राइस होता है। तो ये काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते हैं। तो जैसे जितना प्राइस एक शेयर का होता है उतना ही प्राइस क्या होता है, जनरली एक ETF का भी होता है। अनदर एडवांटेज इज दैट एन एक्सपेंस रेशियो ऑफ द मोस्ट ETF इज लोअर देन दैट ऑफ average mutual fund. While buying and selling ETF, you pay your broker the same commission that you pay any regular trade. यानी कि अब इसका एक एडवांटेज है कि अब जो हमारा जो ETF होता है, इसका जो एवरेज म्यूचुअल फंड, इसका जो प्राइस है, जो एक्सपेंस रेशियो है, वो क्या होता है, कम होता है जो म्यूचुअल फंड का होता है। यानी कि जब हम ETF को खरीदते हैं तो इसका जो खर्चा होगा वो एक एवरेज म्यूचुअल फंड से क्या होता है, कम होता है। यानी कि ETF क्या होते हैं, ज्यादा सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स। और जब हम क्या करते हैं, ETF को बेचते हैं, तो उसके बाद जो हमारा ब्रोकर है, क्योंकि हम ब्रोकर की अगर हम हेल्प ले रहे हैं, तो जो ब्रोकर है उसे हम कमीशन तो देंगे ना, जो ब्रोकेज होती है, तो वो क्या होती है, ऐसा नहीं कि हमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा या बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा, उस ब्रोकर को हम उतना ही पे करते हैं जितना हम रेगुलर ट्रेड में किसी और ब्रोकर को पे कर रहे हैं। अगर आप इक्विटी शेयर में किसी ब्रोकर की हेल्प ले रहे हो
तो जितना आप उसे जैसे 2.5% होता है ना, तो उतना ही हमें इसे पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हमें इसे ज़्यादा महंगा या ज़्यादा कम पे करेंगे अपने ब्रोकर को। तो ये इसके साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।